नमस्कार दोस्तों। तो देश में चुनावी माहौल अपने चरम पर है और इस बीच हम आपको लेकर आ गए हैं मिस्टर अतुल मलिकराम सर के यहाँ, जो कि रणनीतिकार हैं और जाने माने प्रशांत किशोर के बाद अपना रुतबा कहीं ना कहीं रखते हैं। सर ने एक बहुत ही स्पेशल टास्क जो है हम सभी के सामने एक प्रेजेंट किया है, वो ये है 2024 के जो आम चुनाव हैं उनमें क्या स्थिति होने वाली है। यदि आज मतदान होते हैं तो उन पे क्या जो है दोनों ही प्रमुख पार्टियों पे क्या असर पड़ेगा, नया गठबंधन बना है उस पर क्या असर पड़ेगा, बीजेपी गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, ये सारा खाका इन्होंने तैयार किया है। और ये लगभग बहुत पहले मुझे लगता है कि आपने इसकी शुरुआत कर दी है और 7 हिंदी भाषी राज्यों को लेकर आप इसमें चले हैं। तो हमको ये देखना है कि आखिर अतुल सर का ये पूरा सर्वे और पूरा सर्वेक्षण किस आधार पर है और ये क्या कहता है, किसके लिए ये फलदायक साबित होने वाला है और किसको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। और ये जो आप आज बम फोड़ने जा रहे हैं, तो ये बम किसके सिर पे जाके सबसे पहले लगेगा और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, हमें ये बताएं कि किस आधार पर ये पूरा सर्वे आपने ऑर्गेनाइज किया। जी, आपका सबसे पहले प्रश्न कि बम फोड़ना, तो किसी पार्टी के लिए बम फोड़ना नहीं है, ये उनको सतर्क करना है कि जिस तरीके का सर्वे हमने किया है, इंडिया गठबंधन के तीसरी जो मीटिंग मुंबई में हुई उसके बाद लगा कि अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब ये लोग एकत्रित हो गए हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पहले इससे पहले जब भी गठबंधन बने हैं, उन गठबंधन में ऐसा महसूस होता था कि लोग अपने आप को आगे करने की बात करते थे। इस गठबंधन में जो इंडिया गठबंधन हुआ और मुंबई के अंदर जिस तरीके की मीटिंग हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमने उस गठबंधन की मीटिंग के बाद 7 राज्यों में 1500 हमने टिकट साइज रखा। जो हिंदी भाषी 7 राज्य, उनमें हमने लगभग 10,500 लोगों तक अलग अलग वर्ग के लोग हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को भी लिया हमने, महिलाओं को भी लिया है, हमने बिजनेसमैन को भी लिया, हमने जॉब करने वाले सभी अलग अलग वर्ग के लोगों को, मध्यम वर्गीय भी होंगे, उच्च वर्गीय भी और निम्न वर्गीय लोग, सभी तरीके के लोगों का 1500 लोगों का प्रति राज्य में हमने सर्वे किया। उस सर्वे पे जो हमने पाया वो चौंकाने वाले हमारे सामने डाटा आए हैं। हमें ऐसा लगा है और हमने देखा है कि बीजेपी प्लस जितनी पार्टीज हैं उनको अगर आज चुनाव होते हैं, यानी इस वक्त पे जब चुनाव होते, तो लगभग 15 से 16% वोट का उनको नुकसान होगा और लगभग 85 से 92-93 सीट के आसपास हम अंदाज लेंगे इतनी सीटों का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, ये एक सर्वे सभी राज्यों का है। आप कहें तो मैं सारे सर्वे आपके सामने हर राज्य के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा। हिंदी, जैसे कि अब हम हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषी राज्यों से अर्थ है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान जी, और इस तरीके के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे 7 राज्यों का हमने ऐसे 7 राज्य इसमें शामिल हैं। तो इन 7 राज्यों में क्या स्थिति आपके हिसाब से बनती दिख रही है? अगर हम 2 प्रमुख, जैसे कि एनडीए गठबंधन की बात करें और जो इंडिया है उसकी बात करें, तो पिछले 2019 और 24 में कितना अंतर आप देखते हैं दोनों ही के लिए? सिलसिलेवार तरीके से हम एक एक करके मैं आपको एक एक राज्य के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले उत्तराखंड राज्य, जिसमें पूरा 2019 में बीजेपी को वोट हुआ था, यानी उसमें बीजेपी को 5 सीट मिली थी। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी प्लस पार्टीज की, यानी अगर बीजेपी प्लस यानी बीजेपी से मिली हुई सम्मिलित सारी पार्टी, उसको एनडीए ना बोल के जो पार्टीज उस वक्त थी, हम एनडीए नाम ना लेके आईएनसी प्लस और बीजेपी प्लस के नाम से हम सर्वे का सर्वेक्षण 2019 में आईएनसी को 32% वोट मिले थे, बीजेपी को 62% वोट मिले थे और बाकी पार्टीज जो भी उनको 6% वोट के मिले थे। टोटल उत्तराखंड राज्य में 5 सीट है, पांचों की पांचों सीट भारतीय जनता पार्टी प्लस पार्टीज को मिली थी। अगर हम 2024 के अभी जो हमने अपना सर्वे करवाया है 1500 टिकट साइज के साथ, अगर आज चुनाव होते हैं तो वहां पर INDIA गठबंधन को एक चमत्कारी तौर पर 46% वोट मिलने के चांस हैं और वो 2 सीट के साथ जीतगी। बीजेपी को 62% की बजाय 52% वोट मिलेंगे, जिसमें उनको 3 सीट, यानी लगभग इस राज्य से उनको 2 सीट का नुकसान हो रहा है। अगर हम दूसरे राज्य की बात करें, झारखंड की, झारखंड में
अगर हम उस समय की बात करें तो उस वक्त आईएनसी प्लस जितने भी पार्टीज थे उनको 35% वोट मिले थे और उनको उस वक्त 2 सीट मिली थी। उसमें एक सीट कांग्रेस की थी और एक सीट उनके साथी की थी। बीजेपी को उस वक्त, बीजेपी और गठबंधन जितने भी उनके साथ के लोग थे, उनको 56% वोट मिले थे और 12 सीटें उन्होंने उस वक्त जीती थी। और दूसरी पार्टी जो भी थी उनके अलावा उनको 9% वोट मिले थे और किसी भी सीट का उनको फायदा नहीं होता, कोई भी सीट नहीं जीत पाए थे। अगर हम 2024 की आज के समय में बात करें तो INDI गठबंधन को 35% से वोट बढ़कर सीधे 56% वोट जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो INDI गठबंधन के सदस्य भी हैं। अगर हम उस वक्त बीजेपी की बात करें, उनको 56% वोट मिले थे, इस वक्त उनको 41% वोट यानी लगभग 15% वोट की कमी आ रही है और सीट 12 से 6 हो रही है, यानी 6 सीट का उनको नुकसान हो रहा है। अदर्स को बहुत ज्यादा नुकसान और फायदा नहीं, परसेंटेज ऑफ वोट 9 की बजाय 3% वोट हो गए, 6% वोट का उनको नुकसान हो रहा है झारखंड में। अब हम तीसरे राज्य की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा राज्य भारत से जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए उस राज्य की उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो 2019 में INC प्लस पार्टीज को 24% वोट मिले थे और मात्र उनको 6 सीट मिली थी और बीजेपी को 51% वोट के साथ में 64 सीटें उन्होंने जीती थी। उत्तर प्रदेश में एक और पार्टी है BSP, जो इस वक्त INDI का गठबंधन नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अभी जब उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव हुए थे उसमें बहुजन समाज पार्टी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली INDI को सपोर्ट किया था, लेकिन हमने उसका यहाँ पर बिल्कुल अलग बताया है कि BSP को 19% जब वोट मिले थे उन्होंने 10 सीट जीती थी। अब हम बात 2024 की करते हैं। 2024 में INDI को 46% वोट के साथ में 39 सीट जीतने का अनुमान है। बीजेपी प्लस जितने भी अलायंस हैं उनको 42% वोट के साथ में 38 सीटें जीतने का अनुमान आ रहा है। इसके बाद BSP 9% वोट के साथ में 2 सीट इस बार जीतेंगी। BSP ने 10% वोटों का इस बार कमी आएगी और अदर्स पार्टीज को, जो भी पार्टीज है, 3% वोट के साथ 1 सीट का रुझान आ रहा है कि 1 सीट जो अदर पार्टी उनको मिल सकती है। ये है उत्तर प्रदेश का रुझान। मैं चौथे राज्य की अगर बात करता हूं तो यह छत्तीसगढ़, जहां पर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और आने वाले समय में इसमें उत्तर प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। अगर हम उस वक्त की बात करते हैं 2019 की, तो INC प्लस को 41% वोट के साथ में 2 सीटें मिली थी, बीजेपी प्लस को 51% वोट के साथ में 9 सीटें मिली थी और किसी तीसरी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली थी। 8% वोट तब की उनके खाते में गए थे। अगर हम 2024 की बात कर रहे हैं तो INDI को इस वक्त 16% अधिक वोट यानी 57% उनको वोट मिलेंगे और 7 सीटें जीतेंगे। बीजेपी प्लस इस वक्त 41 सीटों के हिसाब से 41% उनको वोट मिल रहे हैं और 4 सीटें उनके खाते में आ रही हैं और अदर्स को सिर्फ 2% वोट मिल रहे हैं और कोई भी नई सीट उनको नहीं मिल रही है। जिस तरीके से पहले अदर्स के पास कोई सीट नहीं थी, अभी भी अदर्स के पास कोई सीट नहीं। हम अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। यह है राजस्थान, जिसमें इस वक्त नवंबर या दिसंबर में उनके यहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं। वहाँ पर विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस की सरकार है। हम अगर उस वक्त की बात करते हैं, 25 लोकसभा सीट है। 2019 की हम बात करते हैं तो INC प्लस को 34% वोट के साथ एक भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी को 59% वोट के साथ में उन्होंने पूरी की 24 सीट जीती थी और एक तीसरे अन्य दल को 1 सीट मिली थी वहाँ पर 7% वोट के साथ में। अगर हम बात 2024 के चुनाव के साथ में बात करते हैं तो INDI को 62% वोट मिलेंगे इस वक्त और 14 सीटें उनको जीतने का अनुमान है। बीजेपी प्लस को 34% वोट, सीधे 25% वोट का उनको नुकसान है और सिर्फ 11 सीट जीतने का अनुमान है। लगभग 13 सीट का नुकसान होने जा रहा है इस वक्त राजस्थान में। अगर हम बात करते हैं बिहार की, जहां पर पूरे देश की राजनीति बिहार पर केंद्रित होती है, बिहार से ही बहुत सारी गतिविधियां चलती है, बिहार से ही सब कुछ चलता है। मैं अगर बिहार की बात करें तो 40 लोकसभा सीट है, जहां पर 2019 में INC प्लस को 31% वोट के साथ में 1 सीट मिली थी और बीजेपी प्लस को 53% वोट के साथ में 39 सीट्स मिली थी और अदर पार्टीज को 16% वोट के साथ में 1 भी सीट नहीं मिल पाई थी। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो INDI को 71% इस बार वोट मिलेंगे और 26 सीटें उनके खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी प्लस को 27% वोट के साथ में 14 सीटें मिलने का अनुमान है और उन्होंने 25 सीटें गंवाने का इस बार ऐसा लगता है कि उनकी 25 सीटें कम होगी और अदर्स को 2% वोट मिलेंगे। ये भारत का एक और राज्य था, हिंदी भाषी राज्य। हिंदी भाषी राज्य के साथ एक और खास राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ पर नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल। और वहाँ पर या तो कमल खिलेगा या फिर वहाँ कमल आएगा, या तो कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, कमल
खिलेगा। तो दोनों जगह पर कमल है। वहाँ पर 29 सीट है मध्य प्रदेश में। 29 अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो आईएनसी प्लस को 35 सीटें 35% वोट के साथ में एक सीट मिली थी। कमलनाथ जी के बालक नकुलनाथ जी जो छिंदवाड़ा से जीते थे तो एक सीट वहाँ से जीते थे। बीजेपी प्लस को 58% वोट के साथ 28 सीटें उन्होंने जीती थी। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो INDI गठबंधन को 53% इस बार मध्य प्रदेश में वोट मिलेंगे और 15 सीट जीतने का अनुमान है। बीजेपी प्लस को 46% वोट के साथ में 14 सीट जीतने का अनुमान है। लगभग 14 सीटों का अगर आज चुनाव होते हैं, ये मैं बात 2024 के चुनाव की नहीं कर रहा जब चुनाव है, आज अगर मतदाता को रुझान देखते हैं तो इस तरीके की सामने निष्कर्ष आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल, ये पूरा सर्वे है और इस सर्वे का हम ओवरऑल कंसोलिडेट सर्वे निकाल के देखिए 7 राज्यों में 204 सीट होती हैं। अगर हम 2019 की बात करते हैं तो INC प्लस पार्टीज को 32% वोट मिले थे और मात्र 12 सीट पर वो सिमट गए थे। और हम बीजेपी प्लस को उस वक्त की हम बात करें 56% वोट के साथ 181 सीट उन्होंने जीती थी। और अदर्स पार्टी जिसमें 10 सीट बहुजन समाज पार्टी की और एक अदर पार्टी की, हम ऐसे 11 सीट की बात कर रहे हैं, 12% वोट के साथ 11 सीट के साथ 204 सीटों का इस तरीके से बंटवारा हुआ था। अगर हम 2024 की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, ये बहुत बड़ा एक चमत्कार है और एक बहुत बड़ा सभी के लिए इस वक्त अगर अभी सुधर के अपनी स्थितियों को सुधारते तो परिवर्तन बहुत कुछ हो सकता है। अगर आज चुनाव होते हैं तो आज के चुनाव की स्थिति में आपके सामने रख रहा हूं। अगर इन 7 हिंदी भाषी राज्यों की बात करते हैं तो INDI गठबंधन जो अभी बिल्कुल सबके सामने है वो 55% वोट के साथ में 111 सीट जीतेंगे। वो जो 12 सीट उनके हाथ में थी 111 सीट जीतने का उनका अनुमान है। बीजेपी जो 56% वोट के साथ पिछली बार 181 सीट जीते थी, इस वक्त बीजेपी के लिए 2024 में एक अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी प्लस 40.5 वोट के साथ 90 सीट जीत रही है। 90 सीट जीतने का अनुमान है। लगभग 91 सीटों का नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अगर आज की तारीख में अगर सर्वे होता है और अदर्स पार्टी को मात्र 4.5% वोट के हिसाब से 3 सीट जीतने का उनके सामने लक्ष्य आ रहा है। तो ये ओवरऑल सर्वे 7 राज्यों का जो इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग जो मुंबई में हुई है, जो पहली सही मीटिंग जिसको हम कह सकते हैं, जिन्होंने एक दूसरे को सहायता और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात की है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगभग 91 यानी 85 से लेकर 92 सीट के बीच का नुकसान है अगर चुनाव सितंबर में 2023 में कराए जाते हैं तो। धन्यवाद। बिल्कुल, तो आपका ये जो ओवरऑल निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, इसके आधार पर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर नहीं है जी, और उसको काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम देख भी रहे हैं, अब मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर अभी विधानसभा चुनाव भी हैं। जी। अब आपका सर्वे ऐसे समय पर आया है कि ये चुनाव भी बीच में है। हमने अभी हाल में देखा कि G20 समिट बहुत अच्छी मोदी जी ने ऑर्गेनाइज करवाई, हालांकि उस पर पैसे का बहुत बर्बादी हुआ है, ऐसे करके बातें हो रही हैं, बारिश का पानी जमा रहा। क्या फ़र्क आप देखते हैं कि G20 समिट से क्या बहुत ज़्यादा आपके इस सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं इसमें कुछ परिवर्तन आप देखते हैं? ऐसे ही मध्य प्रदेश और जो स्टेट्स के जो चुनाव हैं 24 के चुनाव से पहले, आम चुनाव से पहले, उससे क्या आप असर देखते हैं अपने सर्वे के निष्कर्ष के ऊपर? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 3 राज्यों में चुनाव है। देखिए, 3 राज्यों के चुनाव में वहाँ की मतदाता सब समझदार हैं। सर्वे में भी ये बात निकल के आई कि अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में रेवड़ी बांटने का काम चल रहा है। जितनी भी योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, तीनों राज्यों में घोषणाएं की जा रही हैं। मतदाता समझदार है। अगर चुनाव का इस पर इम्पैक्ट मेरे सर्वे पर अगर आप बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 4-5%, मैक्सिमम 2-3-4% से वोट इधर उधर हो सकते हैं और 10-12 सीट से ज़्यादा का बहुत ज़्यादा अनुमान फर्क होगा। अगर आज के वक्त में वहाँ अगर चुनाव होते और तीनों राज्यों की सरकार जिस तरीके से आज काम कर रही है, जिस तरीके से वो लोग रेवड़ी बांट रहे हैं, मतदाता समझदार है। मात्र 10 सीट के आसपास का अनुमान इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और 2 से 3% वोट इधर से उधर हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी, आपने G20 समिट की बात की है। देश के लिए एक प्राउड का मूवमेंट था। हम लोगों के लिए मोदी जी ने एक प्राउड मूवमेंट दिखाया। लेकिन अगर इसका मैं लोकसभा चुनाव से बात करूं तो सिर्फ मोदी जी के अलावा इसको किसी को फायदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फायदा हो रहा है, ना किसी दूसरी पार्टी को इससे फायदा, ना किसी दूसरी पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है। सिर्फ मोदी जी को अगर कुछ फायदा हो रहा है तो मोदी जी ने देश का नाम दुनिया में रोशन किया, सिर्फ इस बात का फायदा। आम मतदाता को, आम नागरिक को G20 समिट से बहुत ज्यादा कोई ना तो लेना देना था। ये सिर्फ एक हमारे देश की शान का प्रोजेक्ट था। हमने उस शान को दुनिया के सामने दिखाया।
तो किसी भी पार्टी को कोई नुकसान और फायदा नहीं हो, सिर्फ देश को फायदा हुआ है इस चीज से। बाकी किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई फायदा नुकसान नहीं होगा इससे। बिल्कुल, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो विधानसभा के चुनाव हैं उनसे बहुत ज्यादा इन रिजल्ट्स पे असर बिल्कुल नहीं वाला है, और G20 से भी बहुत ज्यादा असर हम इस पे नहीं देखते। लेकिन सर, जैसा कि सिनारियो बना हुआ है, जो अगली लड़ाई है आम चुनावों की, वो कहीं ना कहीं सीधे मोदी और राहुल गांधी के तौर पर बिल्कुल बराबर, दो ही मुख्य पार्टी। और राहुल गांधी को मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक अलग छवि विकसित करते हुए देखा गया है, तो क्या आप मान के चलते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से जो है मे बी कांग्रेस, क्योंकि अभी आपके सर्वे में कांग्रेस एक बेहतर स्थिति में नजर आ रही है इन 7 हिंदी भाषी राज्यों में, तो क्या वो भारत जोड़ो यात्रा का असर, जैसा कि उनकी जारी है, अभी भी सफर उनका जारी है, वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान उनकी खुली हुई है, तो क्या असर देखते हैं आप? एक और बहुत अच्छा प्रश्न है। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से पहले अगर हम उनका एक सर्वे देखते हैं, कई जगह पर हमने देखने को मिलता है 62% भारत के लोग मोदी जी को, उस सर्वे से पहले की मैं बात करूं, 62% लोग भारत में मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, और राहुल गांधी को 13 से 14% वोट मिलते थे। कि इतना राहुल गांधी और मोदी जी में लगभग 40, 45, 50% का फर्क हुआ करता था। अब यात्रा के बाद की अगर हम सर्वे की बात करते हैं तो देखते हैं कि मोदी जी को 51-52% के आसपास लोग पसंद करते हैं, और राहुल गांधी को इस वक्त 45 से 46% लोग पसंद कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी के ग्राफ में 30 से 35% का इजाफा हुआ है, मोदी जी के ग्राफ में 10% के आसपास का नुकसान हुआ है। डेफिनेटली राहुल जी की जो यात्रा थी एक बिल्कुल मैच्योर पर्सन के हिसाब से, और उन्होंने अपने आप को देश के सामने प्रस्तुत किया, लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और आपके सामने जो रिजल्ट है, सर्वे हुआ है, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी एक मुख्य उस INDI का एक मुख्य धारा का एक घटक है, उसी की वजह से जो सर्वे का महत्व आया है, सामने आया, जो 80-85 से लेकर 92-91 सीट के बीच का जो भारतीय जनता पार्टी प्लस घटक को नुकसान हो रहा है, उसके पीछे मुख्य अगर भूमिका देखी जाए, मुख्य जो घटक INDI बना है, उसमें राहुल गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों पहले आपका मैंने ट्वीट भी देखा था, मैं चाहूँगा कि इसको स्क्रीन पर भी दिखाया जाए। आपके एक ट्वीट में आपने शेयर किया जिसमें ऑप्शंस आपने लोगों के सामने रखे, राहुल गांधी या PM मोदी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी। बिल्कुल सही। तो आपके उसमें सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स, सबसे ज्यादा तो वोट थे वो राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल राहुल गांधी को मिले। तो क्या आप समझ रहे हैं कि ये जो सीधी लड़ाई है उसमें भी कहीं ना कहीं राहुल मोदी के ऊपर उठते नजर आ रहे हैं? अगर हम देखिए, मोदी जी के पास 10 साल का प्रधानमंत्री रहने का तजुर्बा है, बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के वो एक सदस्य हैं। राहुल गांधी जी एक सबसे पुरानी पार्टी, जो देश में सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी कर्ता धर्ता, मुख्य कर्ता धर्ता है। जरूर इस वक्त एक कांटे की लड़ाई है। आज के दिन में इस वक्त कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी 7-8 महीने हैं चुनाव में, उसके बीच में परिवर्तन हो सकते हैं, व्यवस्था बदल सकती है। अगला जब भी सर्वे आएगा मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल कंफर्म बताऊंगा कि देश किस करवट जाने वाला है। अभी इस वक्त में नेक टू नेक कांटे की लड़ाई के आसपास कहा जा सकता है। सर्वे तो अभी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल INDI की सरकार बन रही है, लेकिन अभी चुनाव, रियल चुनाव आने में लगभग 8 महीने का समय है। किस करवट देश बदलता है, किस करवट जाती है बात, वो आने वाला वक्त बताएगा। ये एक अनुमानित डाटा है, मेरा किसी पार्टी से या किसी से कोई ऐसा नहीं है, एक सर्वे है। सर्वे सच भी हो सकते हैं, सर्वे गलत भी हो सकते हैं, इस तरीके की बात हो सकती है। आज की डेट में नेक टू नेक देखा जाए, और अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है INDI के गठबंधन के बाद। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत से सारी पार्टीज एक दूसरे को आगे बढ़ाने, इससे पहले हमने जब भी पिछले कई सालों के गठबंधन देखे, हम 97 से 99 से हमने 77 का गठबंधन देखा, 3-4-5 साल के अंदर 3 सरकारें बदली, कभी मोरारजी देसाई आए, चरण सिंह जी आए, फिर चंद्रशेखर, कई सरकारें आई, लेकिन वो जो गठबंधन थे वो स्वयं को आगे बढ़ाने के होते थे। उसके बाद भी कई गठबंधन हुए, शर्तों के आधार पर गठबंधन हुआ करते, लेकिन अभी इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि ये जो गठबंधन हुआ है, सामने वालों को पहले आप आइए, आप देश को चलाइए, आप आगे, इस तरीके के गठबंधन में बात चल रही है। तो ये पहली बार ऐसा देश देख रहा है कि INDI का गठबंधन
बिल्कुल एक सही दिशा में है, लेकिन मोदी जी को भी हम कम नहीं आंकें। देश मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, ऐसा देश भी कहता है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए, तो दोनों की नेक टू नेक हम बात कर सकते हैं आज के डेट में। लेकिन आज अगर चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी प्लस गठबंधन को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। तो कुल मिला के ये सर्वे दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की सिरदर्दी बढ़ाने वाला है। कहीं ना कहीं INDI गठबंधन को ये सर्वे राहत देगा और बीजेपी की चिंताएं बढ़ाएगा। लेकिन ये आज की बात है, आज यदि मतदान होते हैं तो आज का रुझान ऐसा बोलता है अतुल मलिक-राम सर के सर्वे के अनुसार कि INDI गठबंधन को इन 7 हिंदी भाषी राज्यों में बेहद अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं बीजेपी कहीं ना कहीं फीका प्रदर्शन इन राज्यों में करते दिखाई दे रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। लेकिन हम साथ में चाहेंगे कि ये जो 3 हिंदी भाषी राज्यों के अभी चुनाव हमारे सामने हैं, हम चाहेंगे कि इसका भी हमारे दर्शकों के लिए आपका एक स्पेशल सर्वे रिपोर्ट हमारे साथ साझा करी जाए। आपका क्या मत है, आप क्या मानते हैं कि किस तरीके से इन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टियां परफॉर्म करेंगी, और क्षेत्रीय दलों का मैं खासकर उस पर ये भी आपसे जानना चाहूँगा क्षेत्रीय दलों का क्या योगदान होगा। ये हम सर से सारी बातें आपको अगले वीडियो में हमारे साथ शेयर करते हुए जरूर बताएंगे। जरूर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।